आखिरकार उतवार का दिन आ गया। उस दिन अस्पताल से मुझे छुट्टी थी। मैं देर तक सोई रही। दोपहर के वक्त उठकर मैंने शावर लिया और नाश्ता करने के बाद अपना पर्स उठा कर बाहर निकल आई। गली से रक्षा पकड़ा और ड्राइवर को पता समझाकर पीछे बैठ गई। 20 से 25 मिनट तक शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर रक्षा दौड़ाने के बाद ड्राइवर ने मुझे मेरे मतलूबा मकान तक पहुंचा दिया। मकान शहर के ऐसे इलाके में था जहां आबादी ज्यादा नहीं थी। ये कोई हाउसिंग सोसाइटी थी जो अभी पूरी तरह आबाद नहीं हुई थी। मकान के सामने उतरकर मैंने रक्षा ड्राइवर को किराया अदा किया। किराया लेकर उसने रक्षा वापस मोड़ा और नजरों से ओझल हो गया। एलिस के मकान पर पहुंचकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद इसी अजीब सूरत लड़के ने दरवाजा खोला, जिसको मैं एलिस के बेटे के तौर पर अस्पताल में ट्रीटमेंट दे चुकी थी। मुझे देखकर वो लड़का ऐसे मुस्कुराया जैसे उसको मेरी आमद का पहले से पता हो। अंदर आ जाओ डॉक्टर साहबा, सामने कमरे में उम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है, उस लड़के ने मुझे रास्ता देते हुए कहा। मैं धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हो गई। दरूजे के सामने सहन के बीच बीरी का दरख्त था। मैंने बीरी के दरख्त के बारे में सुना था कि उस पर जन्नत का बसीरा होता है। दरख्त की कुछ शाखें जमीन को छू रही थीं। इस दरख्त के नीचे से गुजरते हुए मुझे खौफ महसूस हुआ। जल्द ही मैं कमरे में दाखिल हो गई। सामने एक आराम कुर्सी पर एलिस बैठी हुई थी। उसने मुझे वेलकम किया और सोफे पर बैठाकर दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस हुई। आई तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें चाय का एक कप और कुछ बिस्किट रखे हुए थे। मैंने शुक्रिया के साथ चाय कबूल की और घूंट घूंट पीने लगी। चाय अच्छी बनी हुई थी। जब मैंने चाय खत्म की तो एलिस मुझे साथ लेकर एक दूसरे कमरे में चली गई। इस कमरे का माहौल अजीब सा था। कमरे में दीवारों के साथ अलमारियां बनी हुई थी, जिनके अंदर मुख्तलिफ साइज के मर्तबान रखे हुए थे। मुझे मालूम नहीं था कि उन मर्तबानों के अंदर क्या रखा है। कमरे में ऐसी बू फैली हुई थी जैसे मुद्दतों से बंद पड़ा हो। मुझे उस माहौल में वहशत सी महसूस हुई। दिल में ख्याल आया कि फायजा, उठो और यहां से वापस चली जाओ। तुम डॉक्टर हो, लोगों की मसीहा हो। तुम्हारा यह मकाम हरगिज नहीं है कि तुम ऐसे घटिया काम करो। लेकिन फैसल को अपने आगे झुका लेने की ख्वाहिश हर चीज पर हावी आ गई। एलिस ने एक अलमारी से मर्तबान निकाला और उसके अंदर से दरमियाने साइज की एक हड्डी निकाली। हड्डी तकरीबन एक हाथ लंबी थी और काफी पुरानी लग रही थी। फिर उसने वो हड्डी मेरी जानिब बढ़ाई तो ना चाहते हुए भी मैंने उसे थाम लिया। उसके बाद एलिस ने दूसरी अलमारी खोली और वहां से एक पुरानी सी किताब निकाली। इस किताब के टाइटल पर इंसानी खोपड़ी की तस्वीर बनी हुई थी और किसी अजनबी जबान में कुछ लिखा हुआ था जो मेरी समझ में नहीं आया। एलिस कुछ देर इस किताब को खोलकर एक मखसूस सफ़ा देखती रही, जो मेरी किताब मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा कि यह वाली लाइन अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। मैं उस तहरीर का मतलब तो नहीं जानती थी, लेकिन उसको ज़बानी याद करने में मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे। उसके बाद एलिस ने एक साफ़ कागज पर नक्शा बनाया और ऊपर कुछ लिखने लगी। मैंने तहरीर पहचान ली। उसने नक्श पर वही कुछ लिखा था जो मुझे ज़बानी याद करवाया था। फिर उसने मुझसे पूछकर फैसल का नाम और उसकी वालिदा का नाम भी नक्श पर लिखा और उस कागज को तह करके मेरे हवाले कर दिया। उसके बाद एलिस ने 11 रातों का खास अमल अच्छी तरह समझाने के बाद मुझे वापस जाने की इजाजत दे दी। मैंने तह किया हुआ कागज और बुसायदा हड्डी अपने पर्स में रखी और उनके घर से निकल आई। जब मैं गली में चंद कदम आगे गई तो मुझे अपनी कमर पर अजीब की तपश महसूस हुई, जैसे कोई मुझे पीछे से घूर रहा हो। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो एलिस का अजीब सूरत लड़का दरवाजे में खड़ा मुझे देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मजीद फैल चुकी थीं और चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसी अपनी पसंद की चीज दिखाई देने पर आती है। वाकई वो शैतानों की पैदावार लगता था। खौफ का एहसास होते ही मेरे कदमों में तेजी आ गई। थोड़ी देर बाद मैं बड़ी रूट पर आ गई और रक्षा लेकर घर पहुंच गई। तब तक शाम हो चुकी थी। मुझे आज रात से ही ये अमल शुरू करना था। वैसे तो ये अमल घर से बाहर ही होना था,
वीरान जगह पर करना था, लेकिन लड़की होने की बिना पर मुझे घर की छत पर अमल करने की इजाजत मिल गई थी। काम पूरा होने की सूरत में दिखाई देने वाली निशानियां एलिस ने मुझे बता दी थी। रात का खाना मैंने जल्दी खा लिया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिमाग में अजीब तरह के वसवसे आ रहे थे। कभी दिल करता कि ये सब कुछ शुरू करने से पहले ही छोड़ दूं, लेकिन फैसल का चेहरा आंखों के सामने आते ही मेरा दिल इंतकाम की आग में जलने लगता। ऐसी सोचों में रात के 11 बज गए। मैंने उठकर मामा के कमरे में झांका तो वो सो चुकी थी। मैंने एलिस की दी हुई चीजें उठाई और छत पर चली गई। छत पर एक स्टोर निमा कमरा था। कमरे में जाकर मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था कि अगर मामा जाग भी जाएं तो ऊपर आकर मुझे देख ना लें। वैसे भी इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि वो ऊपर आएंगी। थोड़ी देर वहां खड़ी होकर मैं अपने फैसले के बारे में सोचती रही और फिर मुसम्मम इरादा करके नीचे फर्श पर एक कोने में आलती पालती मारकर बैठ गई। आइल्स के बताए गए तरीके के मुताबिक मैंने तय किया हुआ नक्श जमीन पर रखा और बुसाइदा हड़ी उसके ऊपर रख दी। उसके बाद जो तहरीर में है ने जबानी याद की थी वो जेर लब पढ़नी शुरू कर दी। ये तहरीर मैंने 328 मरतबा पढ़नी थी और 29 मरतबा पढ़ने के बाद हड़ी उठाकर तावीज नमा नक्श के ऊपर रगड़नी थी। उस तरह टोटल 8 सर्कल मुकम्मल करने के बाद 328 की गनती पूरी हो जानी थी। मुझे यह अमल पूरा करने में तकरीबन आधा घंटा लगा। उसके बाद मैंने हड़ी और नक्श उठाया और छत से उतरकर अपने कमरे में चली आई और दोनों चीजों को छुपाकर रख दिया। एक दिन का अमल मुकम्मल हो गया था, 10 दिन मजीद बाकी थे। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द बाकी के 10 दिन भी गुजर जाएं, ताकि देख सकूं कि उस शैतानी अमल का कोई नतीजा भी निकलता है या सब बेकार की बातें हैं। अगली 3 रातें भी मैंने ऐसा ही किया और सब कुछ खैरियत से हो गया। लेकिन 5वें रात अमल करते हुए मुझे अपना जिस्म बहुत थका हुआ महसूस हुआ। मेरे दिमाग पर भी बोझ था, लेकिन हम में परेशान नहीं हुई, क्योंकि एलिस ने मुझे पहले ही बताया हुआ था कि यह सब कुछ तुम्हारे साथ हो सकता है। उस रात जब मैं सोई तो मुझे अजीब सा ख्वाब नजर आया। मैंने ख्वाब में देखा कि एक बंजर सहरा है जिसके दरमियान में फैसल अकेला चलता जा रहा है। पहले तो वो तेज कदमों से चल रहा था, फिर उसके कदम आहिस्ता हो गए। थोड़ी देर बाद वो घुटनों के बल गिर गया और रेंग रेंग कर चलने लगा। उस ख्वाब ने मुझे परेशान कर दिया था। अगले दिन मैंने वक्त से पहले ड्यूटी खत्म कर दी और हस्पताल से सीधा आइलस के घर चली गई। मैं उससे मिलकर उस अजीब ख्वाब की ताबीर जानना चाहती थी। कोई आधे घंटे बाद में आइलस के सामने बैठी थी। उस दिन आइलस के घर मेरे अलावा भी कुछ खवातीन और मर्द मौजूद थे। पूछने पर मालूम हुआ कि ये सब लोग भी अमलियात करवाने उसके पास आए हुए थे, लेकिन आइलस ने सबको छोड़कर मुझे वक्त दिया। तन्हाई मिलते ही मैंने उसको रात वाला ख्वाब सुनाया तो वो मुस्कुरा पड़ी और बोली कि डॉक्टर साहबा मुबारक हो, तुम्हारे अमल ने काम दिखाना शुरू कर दिया है। फैसल की अकड़ टूट गई है और वो घुटनों के बल झुक गया है। बस अमल पूरा होने की देर है, कुछ ही दिनों बाद तुमको उसका अंजाम नजर आ जाएगा। आइलस की बात सुनकर मुझे कमीनी सी खुशी महसूस हुई और मैं उठकर अपने घर आ गई। बाकी के दिन भी देखते ही देखते पूरे हो भी गए और मेरा अमल मुकम्मल हो गया। आखिरी रात अमल मुकम्मल करने के बाद मैंने बोसीदा हड़ी को देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन हो गया। नहीं आया। हड़ी की रंगत बदल चुकी थी, वो अब गहरे स्याह रंग की हो गई थी, हालांकि पहले उसका रंग सफेदी माइल पहला था। आइलस ने मुझे बताया था कि जब तुम्हारा अमल मुकम्मल हो गया तो हड़ी का रंग देखना, अगर तो उसका रंग बदल कर काला हो गया तो समझ लेना तुम्हारा अमल कामयाब हो चुका है, और अगर रंग ना बदला तो तुमको 3 दिन मजीद अमल करना पड़ेगा। लेकिन 11 दिनों में ही मेरा अमल कामयाब हो गया था। उसके अगले दिन मैंने आइल्स की हदायत के मुताबिक हड़ी और नक्श बहते हुए पानी में बहा दिए और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गई। अब मुझे नतीजे का इंतजार था। मैं देखना चाहती थी कि उस अमल का नतीजा कैसा निकलता है, फैसल मेरे लिए कैसे तड़पता है और कब मुझे उस बात की खबर मिलती है। फिर उस वाकये को 1.5 माह गुजर गया। सच्ची बात तो यह थी
कि मैं 11 रातों के उस शैतानी अमल के रिजल्ट से मायूस हो चुकी थी, लेकिन मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगने वाला था